whenever organization is इन सर्च फॉर सम एलिजिबल कैंडिडेट, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ को देखती है कि जो करंटली ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनमें से हु इज़ द एलिजिबल वन जिसके अंदर वो वाली स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज़ हैं जो कि हायर डेजिग्नेशन पे या किसी भी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। और इसमें हमने जो मेथड डिस्कस किया था दैट वाज रेफरल एंड रिकमेंडेशन, जो कि ये कहता है कि एम्प्लॉयज़ को जो कि करंटली वर्क कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में, उनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करती है फॉर अ वेकेंट पोजीशन। और उसमें ये होता है कि सपोज़ आई एम वर्किंग इन बिम्स, तो यहाँ पे अगर कोई फाइनेंस या मैनेजमेंट साइंसेज़ में से फाइनेंस, एचआरएम या मार्केटिंग की अगर कोई वैकेंसी आती है, तो आई वुड डेफिनिटली रिकमेंड कि शी इज़ माय फ्रेंड और ही इज़ माय फ्रेंड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, ये क्वालिफ़िकेशन है, इतना एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर वेकेंट पोज़ीशन। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन विल डेफिनिटली कंसीडर इट कि ठीक है, हमारी करंटली जो वर्किंग एम्प्लॉय है वो इस चीज़ को रेफर कर रही है, तो वो जो करंटली वर्क कर रही है एम्प्लॉय या कर रहा है, वो अगर कॉम्पिटेंट है, हार्ड वर्कर है, लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन है, डेडिकेटेड टुवर्ड्स द प्रोफेशन है, तो एक इमेज ये भी बनता है कि ठीक है, ये अगर ऐसा एम्प्लॉय है तो जो जिसको ये रिकमेंड करेगा उसके अंदर भी ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो एक तरह की गारंटी होती है। तो ऑर्गेनाइज़ेशन फिर ऐसे कैंडिडेट्स को कंसीडर करती है फॉर अ वेकेंट पोज़ीशन। तो इसके अलावा जो एक और मेथड हो सकता है इंटरनल सर्च फॉर some eligible candidate for a vacant position inside the organization, that is promotion. Promotion क्या है कि whenever organization wants to hire an existing employee to the higher level of जॉब पोजीशन, तो उसको कहते हैं प्रमोशन। कि करंटली अगर कोई 17 ग्रेड का ऑफिसर है तो उसको 18 ग्रेड में उसकी कैपेबिलिटीज की बेस पे 18 ग्रेड के लिए उसको प्रोमोटेबल समझा जाता है और ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को पहला चांस देती है। और उसमें हमने इंटरनल सर्च के एडवांटेजेस में देखा था कि जो ओरिएंटेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उसके रूल्स, उसकी पॉलिसीज, उसमें वर्किंग कैसे होती है, फिर कौन सा इंडिविजुअल या कौन सी जॉब पोजीशन पे जो एचओडी है या जो डायरेक्टर है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है या जो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, वो कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रहा होता है ऑन दैट पर्टिकुलर जॉब टाइटल। तो उससे भी एम्प्लॉयज को आइडिया होता है कि नेक्स्ट पोजीशन जो उनसे हायर लेवल की है वो कौन से वाली है। तो वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपनी स्किल्स की फॉर्म में डेवलप कर रहे होते हैं, वो न्यू स्किल्स लर्न कर रहे होते हैं क्योंकि वो भी चाह रहे होते हैं, उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो हायर लेवल पे अपॉइंट हो जाएं उसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अच्छे से समझते होते हैं। और इसी वजह से उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो बढ़ती है। और जिस तरीके से हमने देखा सक्सेशन प्लान में या जो एक रिप्लेसमेंट चार्ट है उसके अंदर हमने देखा था कि एग्जेक्टिव लेवल की डेजिग्नेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल एम्प्लॉयज का जब सक्सेशन चार्ट बनाती है कि कौन किसको कितने टाइम पीरियड के बाद रिप्लेस कर सकता है या कौन सी जॉब पोजीशन एक स्पेसिफिक टाइम में या कितने टाइम के बाद वेकेंट हो जाएगी, जिसके लिए वी मस्ट नीड टू हायर समवन और टू डेवलप द स्किल्स ऑफ समवन हु इज करंटली वर्किंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें फिर क्या होता है कि एम्प्लॉयज के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन खुद इन्वेस्ट कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उसको हायर लेवल की स्किल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए उसको न्यू स्किल्स लर्न करवा रही होती है वाया ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स। इसी तरीके से एक ये मेथड हो गया कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे जैसे सक्सेशन प्लानिंग में हमने देखा कि 3 वीपीज़ हैं, उनमें से किसके अंदर कितना पोटेंशियल है टू बी द प्रेज़िडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज़ेशन इन फ्यूचर। और उन तीनों के ऊपर ऑर्गेनाइज़ेशन कैन डिसाइड
कि कौन सा जल्दी तैयार हो जाएगा टू बी द प्रेसिडेंट, तो उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करेगी। अम, इस तरह से भी वैकेंट पोजीशन को फिल किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो इश्यू आता है वो ये है कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर सपोज़ डायरेक्टर बन जाता है या प्रोमोट हो जाता है, तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाली या जो सक्सेशन चार्ट में हमारे वीपी वाली पोज़ीशन थी, जब एक वीपी प्रमोट होके प्रेज़िडेंट बन जाएगा, तो वाइस प्रेज़िडेंट वाली और करंट एग्ज़ाम्पल में जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाली जॉब पोज़ीशन है, वो वेकेंट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू प्रमोशन देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि इट क्रिएट्स एन अदर वैकेंसी इन द ऑर्गेनाइज़ेशन, जिसके लिए अगेन ऑर्गेनाइज़ेशन नीड टू फाइंड आउट सम एलिजिबल पर्सन जो कि उस लेवल की या उस जॉब पोजीशन की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता। देन देयर इज अनदर मेथड जो कि अगेन इंटरनल मेथड है कि समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू ट्रांसफर द एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू द अदर वन। होता क्या है कि अगर एक जैसे मैनेजमेंट साइंसेज़ हम सपोज़ करते हैं कोई मेजर यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर मैनेजमेंट साइंसेज़ का एक इंडिविजुअल है या एरिड की हम अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एरिड में डायरेक्टर जो हैं वो जब वीसी अपॉइंट हुए इन सम अदर यूनिवर्सिटी, तो जो मैनेजमेंट साइंसेज़ डिपार्टमेंट है, वहाँ पे डायरेक्टर की पोस्ट वेकेंट होगी। अब टेम्परेरीली एक डॉक्टर को वहाँ पे जो पीएचडी डॉक्टर थी, उनको एक्टिंग डायरेक्टर बनाया गया तब तक के लिए जब तक कि एक न्यू डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हायर नहीं कर लेती है। लेकिन उनको मार्केट में एज़ सच कोई सूटेबल डायरेक्टर नहीं मिला फॉर यूआईएमएस, तो उन्होंने क्या किया जो बेसिक साइंसेज़ में आई थिंक बॉटनी के जो एक सीनियर लेक्चरर थे या प्रोफेसर थे, उनको इन्होंने यूआईएमएस का डायरेक्टर बना दिया। अब इसमें क्या था कि वहाँ पे वो सीनियर थे उस डिपार्टमेंट में और वो यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर हेडशिप की या डायरेक्टरशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए एलिजिबल थे। उनकी नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ थी कि वो कैपेबल थे टू मैनेज ऑल दी एक्टिविटीज़ ऑन द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़। So whenever organization seems like there is a vacant position, तो organization बाकी departments में देखती है if there is someone who is having some relevant knowledge, skills and abilities that is required to fill the vacant job position, तो फिर वो उस individual को एक department से दूसरे department में shift कर देती है। अब ये temporarily भी हो सकता है और ये permanent basis पे भी हो सकता है, depends कि organization को कितने टाइम पीरियड के लिए ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय को उस जॉब पोजीशन पे रखना है। उसके बाद देयर इज़ अनदर मेथड। अब यहाँ पे ट्रांसफर में अगेन आप देखेंगे कि सेम इज़ द प्रॉब्लम विद ट्रांसफर जो कि हमने प्रमोशन में देखा कि इट विल अगेन क्रिएट एन अदर वैकेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन कि जिस डिपार्टमेंट को छोड़ के वो दूसरी जगह आए हैं, उस डिपार्टमेंट में उनकी वो वाली जो करंट डेज़िग्नेशन थी या जॉब पोज़ीशन थी, अब वो वेकेंट होगी। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन नीड टू फाइंड आउट सम राइट पर्सन एट राइट टाइम। तो उसके बाद देयर इज एन अदर मेथड ऑफ इंटरनल सर्च दैट इज रिटायरमेंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज। अब ये भी इन प्रैक्टिस होता है और जो सीईओज लेवल पे जो भी लोग होते हैं यूजुअली उनको ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिए यूजुअली कंसिडर करती है। ये ऐसा ही है कि इफ समवन इज रिटायर्ड, अब वो रिटायर हो चुका, ही इज नो मोर एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास देयर इज नो बॉडी टू परफॉर्म द सेट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द वेकेंट पोजीशन। वो पोजीशन वेकेंट है, वहाँ पे कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो कि उन ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके। और हम बार बार ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन कांट वेट फॉर समवन टू बी हायर्ड, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए टाइमली कुछ स्ट्रेंज या सडन डिसीजंस लेना पड़ते हैं
ताकि इसकी एक्टिविटीज़, इसके जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं वो चलते रहें, वो ना रुकें। अगर वो रुक गए तो ऑर्गेनाइज़ेशन की के कस्टमर्स जो हैं वो लूज़ कर सकती है, ऑर्गेनाइज़ेशन का जो सप्लाई सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, हर चीज़ डिस्टर्ब होगी। ओवरऑल फंक्शनिंग जो है ऑर्गेनाइज़ेशन की वो डिस्टर्ब होगी और ऑर्गेनाइज़ेशन के बेनिफिट्स जो उसके गोल अचीवमेंट है उनमें डिलेज़ आएँगे और उसकी वजह से ह्यूज लॉस ऑर्गेनाइज़ेशन बियर कर सकती है। तो शो को गो ऑन रखने के लिए ऑर्गेनाइज़ेशन क्या करती है कि जो रिटायर हो चुके होते हैं एम्प्लॉइज़, उनको कॉन्टैक्ट करती है। सपोज़ सीईओ है कोई, अगर आपको कोई ऐसा परफेक्ट इंडिविजुअल नहीं मिल रहा अपनी सीईओ की पोज़ीशन के लिए, तो फिर ऑर्गेनाइज़ेशन विल कॉन्टैक्ट द रिटायर्ड वन, जो कि सीईओ रिटायर हुआ है वो उसको कॉल करेंगी और फिर उनकी सर्विसेज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम लेंगे जब तक कि कोई एलिजिबल कैंडिडेट मिलता नहीं है। लेकिन इस केस में थोड़ा ये कॉस्टली डिसीजन होता है क्योंकि व्हेनेवर यू आर यू वांट टू हायर समवन जो कि रिटायर हो चुके हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, तो फिर अब रिटायरमेंट के बाद आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉयी को ज़्यादा कंपनसेशन पे कन्विंस करना पड़ेगा टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगेन, ठीक है? और फॉर्मर एम्प्लॉइज़ में इसी तरीके से जो रिटायर हो चुके हैं, एक तो उनको ऑर्गेनाइजेशन कैन कॉल इन ऑर्डर टू फिल द वेकेंट पोजीशन। सेकंड ये हो सकता है कि जो नियर रिटायरमेंट हैं, जो रिटायर्ड होने वाले हैं कुछ अर्सा तक, आप उनका जो रिटायरमेंट जो उनका जॉब टेन्योर है, जो उनका एक्सपीरियंस या उनका एक उनकी जॉब एम्प्लॉयमेंट आपके साथ है, आप उसको एक्सटेंड कर देते हैं। 1 ईयर सपोज़ प्रेज़िडेंट का रह गया है, तो आपकी सर्च में कोई भी प्रेज़िडेंट लेवल पे फिट नहीं आ रहा, तो फिर आप उसके जो उसका टोटल एक्सपीरियंस या टोटल टेन्योर है, उसको आप बढ़ा देते हैं। सपोज़ आप मज़ीद 5 इयर्स एक्सटेंड कर देते हैं उसकी जॉब को। तो इस तरीके से भी ऑर्गेनाइज़ेशन इंटरनल एम्प्लॉइज़ को फॉर अ वेकेंट पोज़ीशन देख सकती है और कंसीडर कर सकती है। तो इसमें भी अगेन ये है कि जब वो ज़्यादा एज के लिए या ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आप अपनी एम्प्लॉइज़ को की सर्विसेज़ अवेल करते हैं, तो यू हैव टू पे मोर टू देम ताकि वो ग्रेड में आके या कोई भी इंसेंटिव्स की बेस पे या कुछ भी ऐसा उनको एडवांटेज नज़र आ रहा हो कि वो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में लॉन्गर पीरियड के लिए जो है आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड करने के लिए कन्विंस हो जाएँ। इसके अलावा देयर इज़ अनदर मेथड इन इंटरनल सर्च दैट इज़ इंटरनल नोटिस बोर्ड और सर्कुलर के हर ऑर्गेनाइजेशन में एक नोटिस बोर्ड होता है। वहाँ पे आप जो भी वेकेंट पोजीशन है उसको चिपका दो, उसको वहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके अंदर अगेन जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन गिवन होगी। तो let me remind you कि job description is the list of duties and responsibilities of a job और जो specification है that is the relevant set of knowledge, skills and abilities प्लस आपका जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड लेवल ऑफ एजुकेशनल प्लस एडिशनल स्किल्स आ जाएँगी। आप वो मेंशन कर दो। अब जो एम्प्लॉयी भी वहाँ से गुज़रेगा जैसे स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड को विज़िट करते हैं या नहीं भी करनी तो उनको करना चाहिए कि अपडेट्स क्या हैं? कौन से स्कॉलरशिप्स लग रहे हैं या क्या अपडेट्स हैं अभी हमारी ये सारी जितनी भी करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से। तो एम्प्लॉइज़ भी नोटिस बोर्ड को विज़िट करते हैं, उसको चेक करते हैं ऑन डेली बेसिस एक दफ़ा एंटर होते हुए और एक दफ़ा एग्ज़िट होते हुए कि इज़ देयर समथिंग न्यू फॉर अस और नॉट। अगर तो जॉब पोज़ीशन हो, तो डेफ़िनिटली इट विल बी इन देयर नॉलेज कि देयर इज़ अ पोज़ीशन फॉर व्हिच आई एम सूटेबल और उसके लिए आई मस्ट अप्लाई, तो वो फिर अप्लाई कर देते हैं। या देयर इज़ एन अदर फॉर्म ऑफ इंटरनल रिक्रूटिंग जो कि सर्कुलर है। इंटरनली ऑर्गेनाइज़ेशन एक पेपर या ईमेल कर देती है अपने सारे एम्प्लॉइज़ को सर्कुलेट कर देती है उस ईमेल को जिसके अंदर अगेन जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड होती हैं और जो विलिंग होता है, जो इंटरेस्टेड होता है उस जॉब में वो अप्लाई कर देता है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप एक पेज या एक जॉब एड जो है वो प्रिंट करके इंटरनली अपने सारे एम्प्लॉइज़ को सारे डिपार्टमेंट्स में सर्कुलेट करवा दें। फिर जो इंटरेस्टेड हैं वो उसमें जो है अपीयर हो सकें, अप्लाई कर सकें उस जॉब के लिए।
तो दीज आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनल सर्च जो कि रिक्रूटमेंट के पर्सपेक्टिव से हैं। अब हमने इसके ओवरऑल एडवांटेजेस देखे थे, डिसएडवांटेजेस में भी हमने देखा कि इसमें लैक ऑफ डाइवर्सिटी है और दूसरा ये हो सकता है कि एम्प्लॉइज़ को एक तो डाइवर्सिटी हो गया कि आपके एम्प्लॉइज़ जो हैं, वो उनको वही चीज़ें आती हैं, उनके अंदर वही स्किल्स हैं या वही लर्निंग है जो आपने उनको प्रोवाइड की हुई है। उसके अलावा हट के कोई फ्यू एम्प्लॉइज़ हम कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने तौर पे कोई ट्रेनिंग सेशंस या वर्कशॉप्स अटेंड की हुई हैं या कुछ एडिशनल स्किल्स लर्न की हुई हैं। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि डाइवर्सिटी से हट के एम्प्लॉइज़ जैसे कोई प्रमोट होता है या कोई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होता है तो अगेन उसको कुछ एडवांटेज मिल रहा होता है उसमें। तो एम्प्लॉइज़ में फ़ील कि ये एक फ़ेवरेटिज़्म है, कि मैं उससे ज़्यादा डिज़र्विंग था लेकिन मेरी बजाय उसको प्रमोट किया गया या मेरी बजाय उसको ट्रांसफ़र किया गया टू गिव दैट एम्प्लॉयी एडिशनल बेनिफिट्स। ठीक है? तो उसमें फ़ेवरेटिज़्म और एम्प्लॉइज़ के बीच में एक एम्प्लॉयी परसीव करता है कि उसके साथ अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सारों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा। अगेन ये परसेप्शन है, उसको खुद ऐसा लगता है वरना ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज़ इट्स बेस्ट कि वो जो मोस्ट सूटेबल एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल है या एम्प्लॉयी है, उसी को वो प्रमोट करें फॉर द हायर डेज़िग्नेशन। ये हमारे इंटरनल सर्च या सोर्सेज़ ऑफ रिक्रूटिंग थे। अब जो दूसरी मेजर कैटेगरी है दैट इज़ एक्सटर्नल सर्च कि एक्सटर्नली ऐसे कौन से सोर्सेज़ हैं जिनके थ्रू ऑर्गेनाइज़ेशन कैन फाइंड आउट सम एलिजिबल पर्सन फॉर अ वेकेंट पोज़ीशन। उसमें मेजर है प्रेस एडवर्टाइज़मेंट के ऑर्गेनाइज़ेशन जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के साथ अपना जॉब एड दे देती है। अब ये डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइज़ेशन कितना इन्वेस्ट कर सकती है, ऑर्गेनाइज़ेशन के पास मनी कितना है, ऑर्गेनाइज़ेशन के पास टाइम कितना है, ऑर्गेनाइज़ेशन जैसे लोगों को चाह रही है, उनका वॉल्यूम या वो कितने नंबर ऑफ एलिजिबल पर्सन्स हैं इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी और मार्केट। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि लो लेवल की स्किल या अनस्किल्ड लेबर हर जगह पे बेतहाशा मौजूद होते हैं। तो उसके लिए देयर इज़ नो नीड टू गिव अ प्रेस एडवर्टाइज़मेंट। उसके लिए ऑर्गेनाइज़ेशन लोकली छोटे-मोटे मेथड्स यूज़ कर सकती है टू क्रिएट सम एडिक्वेट पूल ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स। लेकिन जितनी एग्ज़ेक्टिव्स लेवल की होंगी और जो लेवल ऑफ जॉब होगा एक वेकेंट पोज़ीशन का इनसाइड द ऑर्गेनाइज़ेशन, ऑब्वियसली वो जितनी हायर लेवल पे होगी, उतना ज़्यादा उसके बारे में प्रेस एडवर्टाइज़मेंट किया जाएगा और उसमें जितने भी जॉब एड्स मैगज़ीन्स में आ रहे होते हैं, वेबसाइट्स पे आ रहे होते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट मैगज़ीन्स होते हैं जो कि सिर्फ़ एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स के हवाले से होते हैं, तो उनमें जॉब एड्स दिए जा रहे होते हैं। अब इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स आपके लिए उस जॉब उस एक वेकेंट पोज़ीशन के लिए आपके पास मौजूद हो सकती हैं। आप इतने ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना ज़्यादा देयर आर चांसेस के यू विल फाइंड द बेस्ट वन अमंग ऑल दोज़ एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है उस जॉब के लिए, उनमें से आप बेस्ट वन को चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से देयर इज़ अनदर एक्सटर्नल सोर्स दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़। कुछ एजेंसीज़ होती हैं, जिन्होंने के रजिस्टर्ड करवाए हुए होते हैं कुछ प्रोफ़ेशनल्स को या कुछ प्रोफ़ेशनल्स का बायोडाटा आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ के पास होता है। अब जब-जब कोई भी वैकेंसी अनाउंस होती है, तो ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ जो हैं समटाइम्स ये उस कंपनी से कॉन्टैक्ट करती हैं और उसको बताती हैं कि इन एलिजिबिलिटी स्किल्स वाले लोग आपको चाहिए और ये स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज़ वाले लोग हमारे पास मौजूद हैं, जो कि वही स्किल्स रखते हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड है। फिर वो अपना जो भी उनकी नेगोशिएशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी बेस पे फिर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी उन लोगों का डाटा ऑर्गेनाइजेशन को भेज देती है।
या ये होता है कि कंपनी खुद एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को जो है वो कांटेक्ट करती है कि हमें इन स्किल्स वाले इतने इंडिविजुअल्स चाहिए। तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास जितने भी लोगों का डेटाबेस होता है, वो उनमें से उन एलिजिबल या मैचिंग स्किल्स वाले इंडिविजुअल्स को जो है वो रिकमेंड करती है टू दी कंपनी, और कंपनी फिर उन सबको बुलवा के तो उनमें से फिर बेस्ट वन को आफ्टर इंटरव्यू और मल्टीपल टेस्टिंग जो है उनमें से बेस्ट वन को चूज़ कर लेती है। इसके अलावा देयर इज़ अनदर मेथड जो कि एक्सटर्नली यूज़ होता है या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में इंक्लूड किया जा सकता है, दैट इज़ कैंपस प्लेसमेंट। कि जैसे आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी। उसमें आपने देखा होगा कि उनके कॉलेज में आते हैं, कंपनी आती है और वहीं पे इंटरव्यू करती है, जो कि सीनियर स्टूडेंट पास आउट होने के करीब-करीब होते हैं और उनको वो जॉब्स ऑफ़र कर रही होती हैं। बिल्कुल, वो एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कैंपस प्लेसमेंट की। इसी तरीके से नेक्स्ट हो गया जितनी मैच्योर लेवल की ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे कंपनीज़ जाती हैं और वहाँ से जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं आईसीएमए पाकिस्तान आपने सुना हुआ होगा जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग और मैनेजमेंट कुछ इस तरह से है पाकिस्तान का, उसमें आईसीमैप भी जिसको या आईसीएमए पाकिस्तान बोला जाता है वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि उनका एक-एक सेमेस्टर जो है उसमें वो टेक्निकल नॉलेज सीखते हैं और उनकी हर सेमेस्टर के बाद ही पहला सेमेस्टर जैसे ही वो पास करते हैं ऑपरेशनल लेवल, उनकी हायरिंग्स होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि कंपनीज़ खुद जाके उनको पता होता है कि ये लोग अकाउंट्स में अच्छे हैं, तो वहाँ पे उनके इंटरव्यूज़ करते हैं और एंट्री लेवल की पोज़ीशंस के लिए ऑपरेशनल लेवल जिनका पास हो जाता है पहला सेमेस्टर वो उनको पोज़ीशन कोई जॉब पोज़ीशन दे देते हैं या फिर उनको इंटर्नशिप्स दे देते हैं। फिर इंटर्नशिप में उनकी परफ़ॉर्मेंस चेक करते हुए उनको वो परमानेंटली अपनी ऑर्गनाइज़ेशन में एसोसिएट या एंगेज कर लेते हैं, उनको हायर कर लेते हैं। तो कैंपस रिप्लेसमेंट भी अगेन एक बेस्ट सोर्स है फॉर सर्चिंग द एलिजिबल कैंडिडेट आउटसाइड द ऑर्गनाइज़ेशन। इसी तरीके से देयर इज़ अनदर मेथड जो कि अगेन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में ही आता है दैट इज़ जॉब फेयर्स के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मल्टीपल कंपनीज़ को बुलवाती हैं और वहाँ पे जो उनके पास आउट स्टूडेंट होते हैं, जिनको एलुमनाई बोला जाता है, जो पास आउट हो चुके हुए होते हैं और जो फाइनल सेमेस्टर्स में होते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स की सीवी बनवा के वो उनको वहाँ पे कंपनीज़ के सामने भेजती है और कंपनीज़ उनको इंटरव्यू उनके करते हुए वहीं पे सिलेक्शन कर लेती है। तो जॉब फेयर्स जो हैं, उसमें भी अगेन लार्ज नंबर ऑफ जो एक लार्ज साइज़ का पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो क्रिएट हो सकता है। तो ये एक इफ़ेक्टिव मेथड है अगेन। इसी तरह ऑनलाइन या ई-रिक्रूटिंग इसमें क्या होता है जैसे लिंक्डइन हो गया, मुस्तकबिल.com हो गया, रोज़ी.पीके हो गया, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि अ, एक प्रोफ़ेशनल का बायोडाटा उसकी सारी डिटेल एक तरह से सीवी वाले जितने फीचर्स होते हैं वो ये माँग रहे होते हैं, उसमें हर बंदा अपने आप को रजिस्टर करवा रहा होता है। कुछ ऐसी रिक्रूटिंग साइट्स होती हैं जो कि उन कैंडिडेट्स या उन एम्प्लॉइज़ से चार्ज करती हैं, कुछ फ़ी रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम से कुछ पैसे चार्ज करती हैं और फिर जो उनकी नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ से रेलेवेंट जॉब्स आती हैं, वो उन जॉब्स के बारे में उन इंडिविजुअल्स को बताते हैं। तो ऑर्गनाइज़ेशन क्या कर सकती है कि मुस्तकबिल.पीके हो गया, रोज़ी.पीके हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन पे फिर उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं जो कि एलिजिबल होते हैं उनकी जॉब पोज़ीशन के लिए। तो ये अगेन एक बड़ा रिच सोर्स है टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। इसी तरीके से वॉक इन इंटरव्यूज़ है अनदर एक्सटर्नल मेथड कि जिसके अंदर जॉब ऐड दिया जाता है और स्पॉन्टेनियस हायरिंग होती है कि फ़ौरन-फ़ौरन फलाँ दिन इंटरव्यू है इतने बजे से इतने बजे तक और इस डिग्री वाले लोग चाहिए और इस जॉब पोस्ट के लिए चाहिए, बस। फिर लोग अप्लाई नहीं करते हैं, जो-जो वो ऐड पड़ता है अगर वो इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे उस टाइम में चला जाता है। अब ये बड़ा इंस्टेंट हायरिंग वाला एक प्रोसीजर होता है कि लोग फ़ौरन से पहुँच जाते हैं और फ़ौरन ही विदिन फ्यू डेज़ उनकी हायरिंग भी हो जाती है, तो एक चीप मेथड है। इसके अलावा हेड हंटिंग एक और मेथड है जिसमें कि
एक कंपनी अपनी कंपीटिंग फर्म के एग्ज़ेक्टिव्स या उसके एम्प्लॉइज़ को थोड़ा ज़्यादा पैसा, थोड़ी एडिशनल बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ ऑफ़र करके अट्रैक्ट करती है, ताकि उसने उस ऑर्गनाइज़ेशन में जो भी कुछ सीखा हुआ है, वो आके आपकी ऑर्गनाइज़ेशन में यूज़ करते हुए आपकी कंपनी को फ़ायदा दे।